देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सेकंड मेथड है हमारी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वर्ड बेसिकली आपको पता है क्या होता है। तो फ्रिक्शन कब होता है? जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। ठीक है, तो जब दो बॉडी एक दूसरे पर रब करती हैं तो बेसिकली वहां पर एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो व्हेन वी रब टू बॉडीज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट सही कर लेना। When we rub two bodies in contact, then transfer of electron from one body to another body take place, so that one body will be positively charged। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस बॉडी में चार्ज आ जाएगा उसको हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर दो बॉडीज है, एक ए बॉडी और एक बी बॉडी। ठीक है, दो ऐसी बॉल हैं और दोनों को हमने रब कर लिया। बीच में कुछ ये बता रहे हैं कि रबिंग हो रही है इनके बीच में। ठीक है, हम इनको क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो इनमें रबिंग हो रही है बीच में। थोड़ी देर के बाद देखा कि ए पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ गए हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, और बी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। मतलब बी से इलेक्ट्रॉन गए ए में। ठीक है, दोनों के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, बस एक में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, एक में ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन सम वही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम क्या करते हैं, पहले तो हमने यहाँ पर ली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में हमने एक न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में रख दिया। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज में मान लो यहाँ पर 4 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर 0 था। अब जैसे ही कांटेक्ट में रखा तो क्या होगा, दो इसमें से शिफ्ट हो जाएंगे, तो अब ये दोनों में दो दो पॉजिटिव चार्ज हो गए हैं। ठीक है, अब इसको ये क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या चाहता है, ये सिस्टम चाहता है इक्विलिब्रियम में आना, इसलिए ऊपर वाले केस में दोनों बॉडीज का साइज सेम था, इसलिए इक्वल इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। लेकिन नेक्स्ट केस में देखो, यहाँ पर ए बॉडी की साइज बड़ी है बी बॉडी के कंपैरिजन में। ए बॉडी में 5 चार्ज थे, तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें 2 या 3 ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली सिर्फ एक ही ट्रांसफर हो पाएगा क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी है। ठीक है, तो इक्वल साइज होगा तो फिर तो ठीक है, इक्वल इक्वल हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, वरना साइज के हिसाब से वो फ्लो होता है। ठीक है, इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत सारी वेराइटी बनती है, वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अभी हमने स्टार्टिंग में समझा था प्रॉपर्टी में कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो रिपेल करते हैं। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं वो भी रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने समझा था। तो मतलब वहां पर एक फोर्स तो है, वो फोर्स का नेचर कैसा है, अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है, मतलब एज पर द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ द चार्ज। लेकिन एग्जैक्ट फोर्स कितना लग रहा है ये नहीं पता हमें, कि 1 न्यूटन लग रहा है कि 5 न्यूटन लग रहा है, ये हमें नहीं पता। ये कौन बताएगा? ये बताएंगे हमें कूलम्स। तो कूलम ने एक लॉ दिया, तो उन्होंने बोला इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। मतलब इन चार्जेस की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाओगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी उतना बढ़ता जाएगा, तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक छोटा से एक एग्जांपल समझा देता हूँ, यहाँ पर एक वैल्यू रखकर व्हाट इट वांट टू से बेसिकली। तो सपोज मैंने एक चार्ज लिया 2 कूलम का, दूसरा लिया 4 कूलम का, तो 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है। फिर अब अगर मैंने इस चार्ज को बढ़ाकर कर दिया 20, इसको बढ़ाकर मैंने कर दिया 40, तो ये अब हो जाएगा हमारा 8 800 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट केस में फोर्स की वैल्यू कम है और सेकंड केस में फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। तो मतलब इनका प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा फोर्स भी उतना बड़ा होगा।
अब एक बार थोड़ा ध्यान समझ लेना कि ये फोर्स की वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट का जो नंबर आ रहा है वो बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि यहाँ पर F इक्वल टू क्यू इंटू क्यू वन नहीं लिखा है, यहाँ पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है Q1 Q2 के। मतलब ये रिलेशनशिप बता रहा है, इसने अभी कोई फॉर्मूला नहीं बताया है हमें। ओके, फॉर्मूला बनाने के लिए हमें एक और रिलेशन को समझना होगा, वो क्या है। अब जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, ये आर हमने लिया है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, ठीक है। क्या रोल है समझते हैं हम लोग। तो आर का क्या रोल है, जितना ज्यादा आर होता जाएगा फोर्स उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, इनको जितना दूर रखोगे, जितना भी दूर रखते जाओगे तो उतना ही कम फोर्स होता जाएगा। तो ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बच्चे यहाँ पर डाउट पूछे, सर आर स्क्वायर ही क्यों, आर की पावर 4 हो सकती थी, 1 हो सकती थी, 3 हो सकती थी, रूट आर हो सकता था। तो देखो ये क्या होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उससे जो ऑब्जर्वेशन मिलती है वो हमें बताती है कि इसकी डिपेंडेंसी कौन सी पावर में है, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर पर इसकी डिपेंडेंसी है। फिर अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखोगे तो तुम्हें 11th में जो ग्रेविटेशनल चैप्टर था वहां पर ग्रेविटेशनल का जो फॉर्मूला दिया था न्यूटन ने उसके जैसा लगेगा देखने में। वहां पर क्या लिखा था, वहां लिखा था F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, वो वहां पर मासेस की बात होती थी, एंड यहाँ पर आर स्क्वायर जैसा था वैसा ही रहेगा इनवर्सली में। बस उस फोर्स का जो एक अलग डिफरेंस है वो क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता था, इसमें दोनों मिलेंगे, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी, ठीक है। अब जैसा वहां किया था फिर दोनों को कंबाइन करके फॉर्मूला बनाया था, वैसे ही हम यहाँ पर बनाने वाले हैं अभी। ओके, तो यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं हम लोग, अब इसका पूरा कंप्लीट फॉर्मूला। तो इन दोनों को मिलाएंगे एंड वी विल जनरेट अ न्यू फॉर्मूला। ओके, तो इन दोनों को एक नाम दे दो, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, और दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो F प्रोपोर्शनल हो गया Q1 इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर के। ओके, अब ये भी अभी फॉर्मूला नहीं है, मतलब मैंने अगर ये लिख दिया है F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो भी ये फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं हटाया है। अब हमें हटाना पड़ेगा, तो जब हम इसको हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। तो यहाँ जो कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं के, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू होती है, क्या नाम होता है, वो भी हम समझते हैं, बाकी फॉर्मूला आप अच्छे ध्यान से समझ लो। ये हो गया F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, अब के क्या होता है वो हम समझते हैं। यहाँ पर के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या फिर कूलम्स कांस्टेंट। दोनों ही नाम इजी है याद रखने के लिए, क्योंकि देखो कूलम में दिया था तो कूलम कांस्टेंट हो गया, और जो हमारा चैप्टर है उसको बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से नहीं होता है, लेकिन आप कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो यू विल फाइंड कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंबाइनली नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो जो के है उसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रखना बहुत आसान है, 9 10 9। ओके, 9 10 9। और ये यूनिट कहाँ से आई, तो आप इस फॉर्मूले को ही ध्यान से देखोगे तो आप खुद से बना सकते हो इसको। चलो अब देखो, इसमें एक और चीज आती है, वो होती है कि के का एक अलग टाइप का फॉर्मूला और है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो अगर कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो फिर तो के की वैल्यू तुम्हें सीधी सीधी यही रख देनी है, ठीक है। लेकिन अगर ये डेरिवेशन आता है तो तुम्हें ये चीज भी बतानी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ अभी। तो के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, पाई की वैल्यू मालूम है। अब एप्सिलॉन नॉट का मतलब और समझ लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट हमारा होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, ठीक है। तो अभी परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, तो देखो एक हिसाब से ये समझो कि जो हम जिस रीजन में हैं वैक्यूम में, वो कितनी परमिशन दे रहा है फोर्स लगाने के लिए दोनों चार्जेस को, ठीक है, कि वो कितना फोर्स लगाते हैं, तो बेसिकली उसकी परमिशन है।
और ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इसकी वैल्यू याद रखना है तुम्हें। तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और जो यूनिट के की थी उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी ये। तो कूलम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, न्यूटन और मीटर स्क्वायर नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है।